मेरी सास ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। वो मेरे शौहर की माँ नहीं, बहन लगती थी। वो इतनी जवान लगती थी कि जो भी मेरी कोई जानने वाली मेरे घर आती तो अपने बेटे के लिए मेरी सास का हाथ मांगती। मैं तंग आ गई थी। एक दिन मेरा 25 साल का भाई दुबई से आया तो मेरी सास को देखकर आशिक हो गया। उसे लग रहा था कि मेरी सास नहीं, मेरी ननद है और मैं झूठ बोल रही हूँ उससे ताकि ये रिश्ता ना हो। एक दिन हमने देखा कि मेरी सास नहीं मिल रही। मेरे शौहर ने बहुत तलाश की पर वो नहीं मिली। फिर एक खत मिला जिसमें मेरी सास ने लिखा था कि वो मेरे भाई के साथ जा। मेरे पैरों तले ज़मीन उस वक़्त निकली जब मुझे वो खत मिला जिसमें लिखा था, मुझे पता है कि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, लेकिन यकीन करो मैं जहाँ भी हूँ बहुत मज़े में हूँ, अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा रही हूँ। आखिर ज़िंदगी के हसीन लम्हों पर कुछ मेरा भी तो हक़ है। इसलिए मैं अर्जुन के साथ घर छोड़कर चली गई हूँ। आगे जो लिखा था मुझे पढ़कर शर्म आ गई। गौरी बेटा, शाम में बिल्कुल देर मत करना, वक्त पर तैयार हो जाना, आज लड़के वाले आ रहे हैं। अम्मी ने खुशी में चिल्ला चिल्ला कर सारा घर सर पर उठा रखा था। मैं मंदिर में खड़ी थी ताकि ऊपर वाले से वो सब मांगूं जो मुझे चाहिए। आप सुन रहे हैं ना जो मैं कह रही हूँ? वैसे आपस की बात है, लेकिन मुझे सास नामक से बहुत डर लगता है। कोई ऐसा चमत्कार कर दो ना कि मेरी सास अपनी दुनिया में मग्न रहे, उसके कुछ अपने ऐसे काम हों जो वो मुझ पर नज़र ना रख सके। बस सारा ध्यान में मग्न रहे ताकि मैं अपने पति के साथ सुकून से वक्त बिता सकूं और उनसे ढेर सारी बातें करूं, और वो बस जब घर लौटें तो सिर्फ मेरी सुने। प्लीज़ मेरी अर्जी सुन लें। बाहर निकली तो अम्मी ने सारा घर सर पर उठा रखा था। सफाई सुथराई, शाम के इंतज़ामात, सब ऐसे हो रहे थे जैसे कोई त्योहार हो। मैं ये सब देखकर हैरान हो गई, क्योंकि ये कोई पहला रिश्ता तो नहीं था जो मेरे लिए आ रहा था। अम्मी, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? कौन सा ये सब कुछ पहली बार हो रहा है मेरे साथ? अरे बेटा, ये सब तो करना ही पड़ता है, आखिर अच्छा सुहाग भी तो देखना है। अम्मी मुस्कुराते हुए बोलती हुई आगे चली गईं। शाम के वक्त मैं सिंगार मेज़ पर बैठी हुई शीशे के सामने सजी संवरी थी और सोच रही थी, पता नहीं मेरा होने वाला पति कैसा होगा, मुझे प्यार भी करता होगा कि नहीं, पता नहीं उसे कैसी लड़की पसंद होगी और ससुराल वाले कैसे होंगे। अम्मी मुझे नीचे से आवाज़ देने लगी। इसका मतलब था वो लोग आ चुके थे। मैंने दुपट्टा ठीक किया और नीचे उतर गई। अम्मी ने मुझे जल्दी से ट्रे पकड़ाई और मैं अंदर कमरे में दाखिल हो गई। मेज़ पर ट्रे रखकर मैंने अपनी सासू माँ, मतलब मेरी होने वाली सास के पैर छुए और सामने सोफ़े पर आकर बैठ गई। सास के बिल्कुल साथ बैठे थे। शर्म से मेरी आंखें इस कदर झुकी हुई थीं कि मैं नज़र भर उन्हें देख भी न सकी। जल्दीबाजी में बंधा रिश्ता कहानी कुछ इस तरह से है कि मैं एक आम सी लड़की हूँ। मेरा नाम रानी है और मैं एक पारंपरिक पूर्वी घराने में पली बढ़ी हूँ। मेरी ज़िंदगी भी आम सी रही थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरी शादी के मसले उठने लगे थे, लेकिन किस्मत कुछ ऐसी रही कि एक के बाद एक रिश्ता आता और कुछ न कुछ समस्या हो जाती। कभी मेरी पढ़ाई कम होने का बहाना होता तो कभी ज़्यादा, कभी मेरे कद या रंग को लेकर ऐतराज़ होता तो कभी किसी और वजह से। वक्त गुज़रता गया और घर वालों की फ़िक्र बढ़ती गई कि मेरी उम्र निकलती जा रही थी और अब शादी के बारे में सोचना ज़रूरी था। फिर एक दिन अचानक ये खबर मिली कि रिश्ते वालों ने हाँ कर दी। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई। या तो मेरी शादी कहीं होती ही नहीं थी या अब हो रही तो इतनी जल्दी। ये रिश्ता हमारे करीबी रिश्तेदारों के ज़रिए आया था। लड़के का नाम राज था। वो एक गंभीर और नेक इंसान था और एक अच्छी नौकरी भी करता था। सबने फैसला किया कि ये रिश्ता अच्छा है और मेरी अम्मी समेत घर वालों ने खुशी से हाँ कर दी। लेकिन वक्त कुछ और था। समस्या ये थी कि रिश्ते की बात होते ही राज के परिवार वालों ने कहा कि शादी जल्द से जल्द करनी होगी। उनके मुताबिक ये शादी इसी महीने में होनी चाहिए, वरना कुछ वजहों से देरी मुमकिन नहीं हो सकेगी। 1 हफ्ते बाद ही मेरी सगाई का कह दिया था और फिर 5 दिन बाद शादी। मेरी अम्मी इस कदर जल्दीबाजी से कुछ परेशान हुई। उनके ख्याल में शादी का इतना बड़ा फैसला
इतनी जल्दी करना मुनासिब नहीं था, और वैसे भी मेरा भाई दुबई में था जो मेरी शादी में शामिल होने के लिए ख़ास वक्त लेकर आना चाहता था। मेरी अम्मी ने राज के परिवार से कहा कि कम से कम कुछ महीनों की मोहलत दे दी जाए ताकि भाई को भी वक्त मिल जाए कि वो अपनी बहन की शादी में शामिल हो सके। लेकिन राज के परिवार की तरफ से ये जवाब आया कि शादी बस 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही होनी है और वो कोई देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस जल्दीबाजी ने हमें सबको बेहद फ़िक्रमंद कर दिया। मेरी माँ परेशान थी और भाई को भी जब ये बात मालूम हुई तो उसने भी दुबई से अपनी नाराज़गी का इजहार किया कि इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है। उसने कहा कि वो अपनी छुट्टियों को तय करके ज़रूर आना चाहता है, लेकिन उसे कम से कम 1 महीने का वक्त चाहिए। लेकिन शायद नसीब को कुछ और ही मंजूर था। एक तरफ दिल चाह रहा था कि शादी से इनकार कर दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ सब घर वालों को लगा कि कहीं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। 1 हफ्ते के अंदर शादी के शहनाई बज गए। यूं लगता था जैसे सारी खुशियाँ अचानक मिल गई हों। मेरे हाथों में मेहंदी लग गई और अब सब उसमें मेरे होने वाले शौहर का नाम ढूंढ रहे थे। 5 दिन बाद शादी की रस्म भी तय कर दी गई। मुझे यूं लगा जैसे मेरी ज़िंदगी की एक बड़ी खुशी जल्दीबाजी में मेरे हाथों में आ रही हो। शादी के दिन भाई की गैर मौजूदगी की वजह से मैं उदास थी, लेकिन मेरे दिल में ये भी ख्याल आया कि शायद ये जल्दीबाजी कुदरत की मर्ज़ी हो और इसमें मेरी भलाई हो। एक शानदार मंडप के नीचे हमारी शादी की रस्म जारी थी। हर तरफ खूबसूरती और रोशनी का एक हसीन संगम था। मंडप को फूलों, गुलाब की पंखुड़ियों और सुनहरी लड़ियों से ऐसे सजाया गया था कि वो किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। दीपक की मध्यम रोशनी और महकते फूलों की खुशबू ने एक अलग सा माहौल बना रखा था। मैं लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में हाथों में मेहंदी रचे एक घूंघट के पीछे बैठी थी। दिल की धड़कनें तेज़ थीं और आंखों में एक बेचैनी सी थी। हालांकि सब कुछ मेरे सामने था, लेकिन मैं कुछ देख नहीं पा रही थी, न ही अपने शौहर की एक झलक देख पाई थी, क्योंकि घूंघट ने मेरे इर्द गिर्द एक पर्दा सा डाल दिया था। मेरे दिल में कई ख्याल और जज्बात थे, जैसे दिल में मोहब्बत और नयापन, एक नया सफ़र शुरू होने की खुशी और कुछ घबराहट भी। हर बार जब मुझे महसूस होता कि शायद वो मेरे करीब हैं, दिल में एक अजीब सी झिझक पैदा हो जाती। ये शख्स मेरी ज़िंदगी का साथी होगा, ये सोचकर दिल को सुकून भी मिलता और एक हल्की सी घबराहट भी। जब हमारे फेरे शुरू हुए तो मैंने अपने नए रिश्ते के लिए प्यार और दिल में एक वचन लिया कि चाहे जैसे भी हालात हों, मैं इस रिश्ते को पूरी मोहब्बत और ज़िम्मेदारी से निभाऊंगी। शादी की पहली रात थी और मैं दिल में अनजानी सी घबराहट और खुशी के मिले जुले एहसास लिए कमरे में बैठी थी। आंखों में वह मंज़र बार बार आ रहा था जब मेरे घर वालों ने मुझे रुखसत किया था। उनकी आंखों में मोहब्बत, खुशी और जुदाई का वह दर्द जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। एक लम्हे में अपनी ज़िंदगी का हर खूबसूरत मंजर जैसे आंखों के सामने से गुज़रता दिखाई दे रहा था। यह सोचकर दिल भारी हो रहा था कि आज मैं अपनी पहचान, अपनी दुनिया, सब कुछ छोड़कर एक नए सफ़र पर निकली हूँ। कमरे में एक खामोशी थी और मैं दिल की धड़कनों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। इतने में दरवाज़ा खुला और राज कमरे में दाखिल हुए। मेरी दिल की धड़कनें और तेज़ हो गईं। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आए और मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए मेरे घूंघट को धीरे से उठाया। उनकी आंखों में एक नर्म मोहब्बत और खुलूस की झलक थी, जैसे उन्होंने मेरे हर एहसास को समझ लिया हो। उनके चेहरे पर वह मुस्कुराहट और आंखों में वह मेहरबानी ने मेरी घबराहट को कम कर दिया। उनकी निगाहों में मेरे लिए इज्जत और मोहब्बत का एक एहसास था, जिसने मेरी ज़िंदगी के नए सफ़र को एक खूबसूरत आगाज़ दे दिया। शादी के सिर्फ 3 रोज़ बाद मेरी सास अपनी सर्जरी के लिए चली गई। शायद इसी मसले की वजह से उन्होंने शादी में जल्दीबाजी की थी। घर में अचानक एक खामोशी सी छा गई थी और जैसे ही हमें अकेले वक्त गुजारने का मौका मिला, मेरी तो जैसे मौजें हो गईं। नई शादी और ज़िंदगी का यह आगाज़ मेरे और राज के लिए यादगार बन गया। हम दोनों ने मिलकर उन चंद दिनों को ऐसे गुजारा जैसे वक्त का कोई हिसाब ही न हो। राज ने मेरे लिए ख़ास डिनर प्लान किए,
कभी मुझे शहर के खूबसूरत मुकामात की सैर करवाई और कभी हम दोनों ने फिल्में देखकर पूरी रात जागकर बातें की। यह दिन हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत और कीमती लम्हे थे। हमने एक दूसरे को जाना और हंसी खुशी के वह पल बांटे जो हमेशा याद रहेंगे। हर लम्हा जैसे एक नए रंग में ढला हुआ था और राज की मोहब्बत ने मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया। एक दिन दोपहर को अचानक दरवाजे की बेल बजी। मैंने समझा कि शायद राज होंगे या कोई करीबी अजीज़। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौजवान लड़की को देखकर हैरत में डूब गई। वह लंबे बाल, चमकती त्वचा और दिलकश मुस्कुराहट के साथ बिल्कुल 18 साल की लड़की की तरह लग रही थी। मैं कुछ कह भी न पाई कि उसने अपनी पहचान करवाई। अरे, पहचाना नहीं? मैं शांति देवी हूँ, तुम्हारी सास। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी सास, जो कुछ दिन पहले ही सर्जरी के लिए गई थीं, आज एक नई जिंदगी और नए रूप में सामने खड़ी थीं। 55 साल की औरत अब बिल्कुल 18 साल की लग रही थी। मैं हैरान और परेशान उनको देखती रह गई। उन्होंने हंसकर कहा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने बताया कि सर्जरी की वजह से उनकी सेहत में इतनी बेहतरी आई कि वह खुद को बिल्कुल नया महसूस कर रही हैं। उनकी ज़िंदगी में यह तब्दीली वाकई हैरत अंगेज़ थी। हमने उन्हें अंदर बुलाया और फिर हम सब ने मिलकर खूब बातें की। शांति देवी की यह तब्दीली घर में खुशियों और हैरत का बायस बन गई। मेरी सास ने चंद महीने पहले प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। उनकी उम्र तो 55 के करीब थी, लेकिन अब वह 18 की दिखाई देने लगी। गोरी रंगत, चेहरे पर चमक और एक जवानी भरा अंदाज। जब भी मेरी कोई दोस्त या रिश्तेदार उन्हें देखती तो हैरान रह जाती। और अब तो लोग मुझसे उनके रिश्ते की बात करने लगे थे और अक्सर लोग समझते थे कि कोई पुरानी रिश्तेदार या कोई राज की कज़िन हमारे घर ठहरने आई है। अब लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। शुरू में तो ये बातें मुझे भी दिलचस्प लगती थीं, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि यह मजाक अब मेरी ज़िंदगी में उलझने पैदा कर रहा है। प्लास्टिक सर्जरी के बाद मेरी सास की शख्सियत में जैसे एक नई जान आ गई थी। उनका रवैया और तर्ज ए ज़िंदगी बदलने लगा था। वह जो पहले एक संजीदा और रिवायती थीं, अब उन्हें फ़ैशन और जदीद तर्ज ए ज़िंदगी का शौक़ हो गया था। कपड़ों का इंतखाब पहले के मुकाबले में बिल्कुल अलग हो गया था। वह अब जदीद तर्ज के कपड़े पहनने लगीं, जो उनकी उम्र से कहीं ज़्यादा नौजवानों पर जचते थे। उनके लिबास अब चमक दमक से भरपूर और फ़ैशन के नए रुझानों के मुताबिक थे। पहले जहाँ वह सादा सा लिबास पहनकर खुश रहती थीं, अब उन्हें अलग और बोल्ड डिज़ाइन पसंद आने लगे थे। सिर्फ कपड़े ही नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी का हर पहलू जैसे बदलने लगा। अब वह अक्सर शाम को तैयार होकर पार्टियों में जाने लगीं। दोस्तों के साथ वक़्त गुजारना और मुख्तलिफ़ तक़रीबात में शिरकत करना उनके रोज़मर्रा का मामूल बन गया। वह अक्सर शाम को बाहर निकल जाती और कई बार रात को देर से वापस आती। हमें यह सब देखकर हैरत होती, क्योंकि यह सब उनके पहले वाले मिजाज के बिल्कुल बरक्स था। इससे पहले वह ज़्यादातर घर के कामों में मशगूल रहती और हर एक के ख्याल में रहती, लेकिन अब वह जैसे अपनी ज़िंदगी को नए अंदाज से जीना चाहती थीं और इसमें किसी की राय या नाराज़गी की परवाह नहीं करती थीं। यह तब्दीलियाँ सबके लिए हैरत का बायस थीं। कभी कभी मैं सोचती कि शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ छोड़ा और दबाया है और अब वह इस सब को वापस पा लेना चाहती है। मगर यह सब तब्दीलियाँ मेरे शौहर के लिए ख़ास तौर पर मुश्किल साबित हो रही थीं। उनकी माँ, जो हमेशा एक ज़िम्मेदार और संजीदा रही हैं, अब इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। उनकी रातों को देर से वापस आना और पार्टियों में शिरकत करना घर के माहौल में भी बेचैनी पैदा करने लगा था। दुबई से वापसी पर मेरे भाई का जहन तरोताज़ा और ज़िंदगी के नए तजुर्बों से भरपूर था। उसने कई साल वहाँ सख्त मेहनत की थी और घर आते ही वो चाहता था कि कुछ दिन आराम करे और अपने प्यारे लोगों के साथ वक़्त गुजारे। एक दिन वो हमारे घर आया तो मेरी सास की मौजूदगी ने उसे चौंका दिया। उसके जहन में यह सवाल उठा कि इतनी जवान और दिलकश भला कैसे मेरी सास हो सकती है। वो मुझसे मजाक करने लगा कि शायद मैं उसे बहलाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे लग रहा था कि वो बस हंसी मजाक में कह रहा है।
शुरुआत में तो मैंने भी उसके रवैये को एक हंसी मजाक ही समझा। मेरा भाई और मेरी सास कभी कभार एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, हंसते और बातें करते। एक दिन मैंने देखा कि वो दोनों बाग में बैठे एक लंबी बातचीत कर रहे हैं। उस वक्त तक मुझे उनकी दोस्ती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि खुशी होती थी कि मेरा भाई अपनी खुशगवार तबीयत से सबको खुश रखता है। मगर कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि वो मेरी सास की तरफ कुछ ज़्यादा ही झुकाव दिखा रहा है। वो अक्सर उनसे मिलने के बहाने तलाश करता और उनकी पसंदीदा चीज़ें लाने की कोशिश करता। चाहे बात किसी खास चाय की हो या कोई खुशबूदार गुलाब का फूल, वो हमेशा कुछ ना कुछ लाता ताकि उनकी खुशी का बाइस बन सके। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे ज़्यादा नुमायाँ होने लगीं। मेरी सास भी, जो अब तक ज़्यादा वक्त अकेले ही गुजारती थी, अचानक अपने नए दोस्त की मौजूदगी में खुलने लगी। उनकी हंसी और खुशी नुमायाँ होने लगी थी। ये सूरत हाल मुझे उलझन में डालने लगी। मैं सोच में पड़ गई कि क्या ये ताल्लुक़ महज एक इत्तेफाकी दोस्ती है या कुछ और। एक दिन मैंने अपने भाई से दो टूक बात की अपने घर वालों के सामने। सभी ने गवाही दी कि वो गौरी की सास है, लेकिन मेरा कम अक्ल भाई नहीं माना। पता नहीं क्या जादू किया था इस बुढ़िया ने कि वो आपे से बाहर हो गया और किसी की बात सुनने के बजाय घर से बाहर निकलकर चला गया। हम सब अपना सर पकड़कर बैठ गए। पिताजी की कोशिश थी कि अर्जुन वापस बाहर चला जाए, लेकिन भाई अपनी ही मर्जी के मालिक थे। मेरे शौहर ने भी महसूस किया कि उनकी माँ खुश और परजोश हैं, मगर उन्होंने इसे कभी नकारात्मक नज़र से नहीं देखा। शायद यह एक इंसानी फितरत है कि जब हमें किसी से सच्चा और मोहब्बत भरा सलूक मिलता है तो हम खुद को उसमें खो देते हैं। मेरे भाई और सास के ताल्लुक़ में भी शायद यही बात थी। मेरे भाई को शायद एक ऐसा साथी मिल गया था जिसके साथ वो अपने दिल की बात कर सकता था, और मेरी सास को किसी का सहारा मिल गया था जो उनकी ज़िंदगी में एक नया रंग भरने वाला था। वक्त गुजरने के साथ मेरी सास और भाई की बातें मज़ीद गहरी और पुरअसर हो गईं। वो अक्सर एक दूसरे से ज़िंदगी की बातें करते, माँ जी की यादें ताज़ा करते और एक दूसरे की मौजूदगी में खुशी महसूस करते। मगर इस बढ़ते ताल्लुक़ ने मेरे दिल में गम को जन्म दिया। मैं सोचती थी कि कहीं उनका ये ताल्लुक़ हद से न बढ़ जाए, क्योंकि ये हालात हम सब के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते थे। उस वक़्त तक मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस मसले का सामना कैसे करूं। अब वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, बल्कि कमरे में बंद होकर अंदर घंटों पता नहीं क्या करते थे। मेरा भाई अक्सर दोपहर में मेरी सास से मिलने आता था। मैंने आज पहले से अपनी सास के कमरे में एक कैमरा सेट कर दिया ताकि देख सकूं कि अंदर क्या होता है। भाई के जाने के बाद मेरी सास नहाने चली गई। इस चीज़ ने मुझे और तशवीश में डाल दिया था। मैंने जल्दी से वो कैमरा निकाला और देखा मेरा भाई और मेरी सास एक ही चादर में मौजूद हैं, और ये देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। हैरत की बात तो ये थी कि शांति देवी की कुर्बत भी मेरे भाई को उसकी असल उम्र न बता सकी। हाय मेरा भोला मासूम और कमअक्ल भाई! मैं जिस घर में रह रही थी उसमें ऐसे काम हो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, और फिर मैं खुद अपनी सास से बात करने चली गई। आप अर्जुन को अपनी असल उम्र बताती क्यों नहीं हैं? मेरे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है? इतनी आबादी में आपको वही मासूम मिला था। छी छी, मुझे आपसे घिन आती है। मैं गुस्से में आपे से बाहर हो चुकी थी कि यकदम मेरी सास खड़ी हुई। बात सुनो, अपनी हद में रहो। तुम्हें मैंने अपना बेटा दिया, कुछ बोली मैं। अब तुम मुझे अपना भाई दे दो। हाँ, उम्र क्या है, सिर्फ एक तारीख। कोई यकीन नहीं करता कि मैं तुम्हारी सास हूँ। अब तुम सबको चला चला कर बताओ, सबको बताओ। जाओ। मैं इस बात पर हैरान रह गई कि कितनी घटिया सोच है उनकी। कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन जब मैं घर वापस आई तो मेरी सास कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सोचा शायद बाज़ार या किसी दोस्त के घर गई होंगी, मगर शाम होने तक जब वो वापस ना आई तो परेशानी होने लगी। मेरे शौहर और मैंने घर का कोना कोना छान मारा। उनके कमरे से लेकर घर के पिछले हिस्से तक हर जगह तलाश की। मोहल्ले वालों से पूछा, उनके दोस्तों को फ़ोन किया, मगर कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। ये स्थिति हम सबके लिए परेशान करने वाली थी, और 2 दिन गुजर गए।
मगर उनका कोई सुराग न मिला। हर गुजरते लम्हे के साथ हमारी बेचैनी बढ़ती गई। इस अचानक गायब होने की कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। तीसरे दिन जब हम सब मानसिक रूप से थक चुके थे तो एक खत मिला। खत को देखकर मैं चौंक कर उसे खोला और जैसे जैसे उसके अल्फाज मेरे सामने आते गए, मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। मेरी सास ने लिखा था कि वो मेरे भाई के साथ जा रही हैं। उन्होंने अपने ख़त में इस फैसले की वजह बताते हुए लिखा कि वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपनी खुशियों को दे रही हैं। उन्होंने लिखा, मेरी ज़िंदगी में वो खुशियाँ कभी नहीं आईं जो अब मुझे महसूस होती हैं। मैंने हमेशा ज़िंदगी में जिम्मेदारियों को निभाया और अपनी खुशियों को छोड़ दिया, लेकिन अब मैं अपनी खुशियों के पीछे जाना चाहती हूँ। यानी वो अर्जुन के साथ गई थी। मैंने अपना सर पकड़ लिया। आखिर अर्जुन इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है? ज़रूर बुढ़िया ने उसे उकसाया होगा। उसकी ही ख्वाहिश थी ये दुनिया देखने की। आज मैंने अपने इकलौते भाई को भी खो दिया था, लेकिन अब पछताने का क्या मतलब? खत पढ़कर मेरे शौहर पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वो गुमसुम होकर बैठ गए। उनकी आंखों में हैरत और बेयकीनी थी, जैसे उन्हें यकीन न आ रहा हो कि ये उनकी अपनी माँ हैं, जिन्होंने ये गैर मामूली फ़ैसला कर लिया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी माँ, जिन्होंने हमेशा अपनी फैमिली को अपनी ज़िंदगी का महावर बनाया, किस तरह अचानक सब छोड़कर जा सकती हैं। ये लम्हा सबके लिए एक भूकंप की तरह था, जैसे हमारी बुनियादें हिल गई हों और पता नहीं इसका असर कहाँ तक पड़ने वाला था। ख़ानदान में ये बात फैलते ही जैसे कोहराम मच गया। रिश्तेदारों ने हमें फ़ोन करके खूब जली कटी सुनाई और हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। ये क्या किया तुम लोगों ने? अपनी माँ का ख्याल तक न रखा। मोहल्ले में लोग तरह तरह की बातें करने लगे और हमारी इज्जत जैसे दांव पर लग गई। हर तरफ से आलोचना और इल्ज़ामात का सामना था। ख़ानदान वाले हैरत से पूछते, आखिर ये क्या हो गया? इस उम्र में कोई भला ऐसे कैसे कर सकता है? हर एक के लिए ये बात हज़म करना मुश्किल था कि किसी माँ ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कदम उठाया जिससे पूरा ख़ानदान हिलकर रह गया। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मेरे शौहर और मैं अक्सर एक दूसरे को खामोश नज़रों से देखते रहते। कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं बचते थे। ये सूरत हाल हमें एक ऐसी गहरी सोच में डाल गई कि शायद हम कभी उनकी खुशियों को समझ नहीं पाए थे। शायद वो सारी ज़िंदगी खुद को कुर्बान करके थक चुकी थीं। हम सदमे और शर्मिंदगी के बोझ तले दब गए थे और ज़िंदगी जैसे हमें एक नए सवालनामे के साथ इम्तिहान में डाल चुकी थी। इस वाक़े को 1 साल बीत चुका था। एक दिन मैं मॉल में गई, जहाँ मेरी मुलाकात अर्जुन से हुई, जो मुझे देखते ही मेरे गले से लिपट गया और रोने लगा। क्या हुआ बताओ? गौरी, वो औरत नहीं जल्लाद है जो मर्द को पीती है। मुझे उससे बचाओ। मैं अर्जुन को एक कोने में ले गई। तब उसने मुझे तमाम तफसीलात बताई कि कैसे शादी से पहले वो औरत अर्जुन को बहुत पास नहीं पहुंचने देती थी और कैसे शादी की रात उस औरत की कुर्बत ने अर्जुन को उसकी असल उम्र बताई और कैसे वो हर रात उससे दरिंदों जैसा सलूक करती है। अब अर्जुन की ज़िंदगी सिर्फ एक पछतावा थी, सिर्फ याद करो और रो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।